मुझे लगता है आधुनिक इतिहास में एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, जो उसके प्रतिबिंब के रूप में भारत के संसदों में बैठ गई है। जैसे वो अत्याचार करते थे, ऐसे ये अत्याचार करते हैं। गरीबों की आवाज सुनने के लिए ना उनके पास समय था, ना इनके पास कोई समय है। ये उद्योगपतियों की सरकारें शुरू से लेके, चाहे वो नेहरू जी के जमाने से लेके कह दीजिए या मोदी जी के जमाने तक, कुछ चंद उद्योगपति, पूंजीपति देश की इकोनॉमी पे कब्जा करके बैठे हैं, देश की न्यायपालिका पे कब्जा करके बैठे हैं, देश की विधायिका पे कब्जा करके बैठे हैं, और पत्रकारिता जिसको हम चौथा स्तंभ करते हैं उसको भी कब्जा करके बैठे हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला। आज न्याय नहीं मिल रहा है। हम 14 दिन से जंतर मंतर पे, आपने देखा, कवरेज किया है कि हम जब दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने परमिशन के लिए ग्रांटेड 3 दिन के लिए जबरदस्ती कटवाया जाता है और मुझे 2 घंटे के लिए परमिशन देने की बात कही जाती है, बड़ी मेहनत की बात। जुल्म कर लो कितना भी, हिसाब होगा जरूर। अगर नहीं समझे तो इंकलाब होगा जरूर। इंकलाब होगा जरूर। ये क्रांतिकारी महिला की आवाज है। दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान की तरफ निकले हैं हम सब। देश के निवेशकों के साथ गद्दारी करते हुए सहारा प्रबंधन तंत्र के शामिल लोग, भारत की सरकार में शामिल लोग, विपक्ष के लोग, साथ खड़े होने वाले लोग, राजनीतिक पार्टियों पर आडंबर बनाने वाले लोग अगर आंदोलनकारियों की मदद करते नजर नहीं आएंगे तो ये जनता है जनाब, निकलेगी तो कोहराम मचा देगी। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा, संघर्ष मोर्चा के जो अभय देव शुक्ला जी, ये अध्यक्ष हैं इस आंदोलन के और इस आंदोलन को यही लीड कर रहे हैं। तो जो 10 तारीख का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये महारैली या जो आंदोलन है उसके बारे में इन्हीं से जानेंगे कि ये मेन है और करता धरता इनकी जो क्या रणनीति है, किस तरह से इस प्रोग्राम को लीड करेंगे, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी साथियों को, आपकी पूरी टीम को, कि आप लगातार कवरेज दे रहे हैं, देश के तमाम साथियों को जागरूक कर रहे हैं। सहारा के पीड़ितों का आवाज भारत की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस ना जाने कौन सी ऐसी पल, कौन सा ऐसा क्षण आए, कौन सी ऐसी वीडियो देश की भारत की सरकार के पास तक पहुंच जाए और 13 करोड़ निवेशकों को उनका न्याय मिल पाए। इसके लिए आप लगातार, जैसे हम लोग इस ठंडक की मौसम में गर्मी का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में खड़ा हो पाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमारे क्रांतिवीर साथियों ने एक संकल्प के साथ इस आंदोलन को जीवंत करके रखा है और एक ऐसी उम्मीद देश के निवेशकों तक पहुंचा डाली है। और उसमें आपका सबसे बड़ा रोल है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद हम, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारी कोई बात बोलना नहीं चाह रहा बड़ी मामले के, आज सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है कि जब हम इस माध्यम को देश की सरकारों तक खासतौर पर पहुंचा ही चुके हैं और नेशनल पटल पे भी हमारी तमाम बातें अंदर खाने से चल रही हैं। आप इस नाते आपको सबसे ज्यादा बधाई। उसके बाद हमारे इन तमाम क्रांतिकारी साथियों ने जिन्होंने हिम्मत दिखाया, साहस दिखाया और कुछ करने की, जो आर्थिक आज़ादी की लड़ाई, एक आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से है थी भारत में, कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ा करते थे, सरदार भगत सिंह लड़ा करते थे, अशफाक उल्लाह जी लड़ा करते थे। लड़ाई तो 2 तरीके से हो रही थी, एक लड़ाई सत्याग्रह के आधार पर हो रही थी और दूसरी लड़ाई गरम दल के नेता लड़ रहे थे, जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान कर रहे थे, तमाम वीरांगना महिलाएं कर रही थी। झलकारी देवी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का इतिहास हमारे पन्नों में है। तब जाके भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन भारत देश आज़ाद कराते कराते हमारे देश के वीर शहीद इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन इन आर्थिक अपराधियों को एक बड़ा समूह यहाँ छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाटना शुरू किया। तो आज़ादी तो मिली, 40 करोड़ से 140 करोड़ लोग हो गए, लेकिन वो अपराधी जो देश को दीमक की तरह चाट रहे थे, उनको राज सत्ताओं तक पहुंचा दिया। एक सदन, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, 522 सांसदों में जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो 70 से 80% जो सांसद हैं वो अपराधी गतिविधियों में लिप्त, और उन लोगों, कई लोग तो सजा याफ्ता के करीब है। ऐसे लोगों को उस पवित्र मंदिर में बैठा दिया गया है। तो आपको न्याय कहां मिलना है ये आप सब जानते हैं। देश भर के लोगों में
तमाम जब सर्वे होते हैं तो एक बड़ी अपराधियों की सूची संसद भवन में बैठे लोगों की होती है और वही देश के लोगों से भ्रष्टाचार कराते हैं और उसका माल पूरे अपने घर पे। आप जब देखे होंगे कि कांग्रेस में भी हाल ही में कई दिनों तक गिनतियां होती रही, उन गरीब के घर खाने को नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं और तमाम ऐसे बड़े राजनेताओं के घरों पे अंबार लगा हुआ है। कहां से है ये पैसा? ये दीमक की तरह देश को नोच रहे हैं, एक एक गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। ऐसे ही 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशक भी हैं, उनके साथ उन कार्यकर्ता साथी भी हैं। हाँ, कुछ कार्यकर्ता साथियों की गलती थी, लेकिन जब ही जागिए तभी सवेरा। गलतियां सिर्फ इतनी थी कि जिनको उस समय रहते नहीं पहचान पाए और 2010 से लेकर 2023 तक एक ऐसे झांसे में वो पड़े रहे जिसके कारण उनको 4000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्याओं के दौर से गुजरना पड़ गया है। आज के डेट में कुछ लोग अभी भी इस उहापोह की स्थिति में है कि हम जीवन को किस आधार पे ले जाएं, हम आज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस परेशान और परिस्थितियों में है। वो अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मेरा निर्णय क्या होना चाहिए। क्या अपने बच्चों के भविष्य की तरफ हमको देखना चाहिए, आने वाली स्वतंत्रता युग की तरफ हमको देखना चाहिए, या सहारा प्रबंधन तंत्र की उन झूठे वादों की तरफ रखना चाहिए। इस उहापोह की स्थिति में भी है, जिसके कारण ना जाने कितने लोग परिवार तबाह हो गए हैं, कितनी महिलाएं विधवाएं हो गई हैं, कितने भाइयों का जो है बहन खलाई सुनी हो गई है, बहनों का सुहाग उजड़ गया है। लेकिन आने वाले दिन में ऐसी लाइनें ना लगे, इसकी कोशिश ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दूसरे मोर्चे पे कर रहा है। एक तरफ जो सरकारों का जिम्मेदारी था, दायित्व था कि जब लोकतंत्र के इस मंदिर पे कोई भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अहंकारी या कोई बड़ा धन का लोभी हो, देश के लोगों को पीड़ित करता हो, उनको परेशान करता हो, उनका धन लूटता हो, तो सरकारें उनके खिलाफ एक्शन लेकर के उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन मुझे लगता है आधुनिक इतिहास में एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, जो उसकी प्रतिबिंब के रूप में भारत के संसदों में बैठ गई है। लगातार वो संसद से, देश से गए तो, लेकिन अपनी प्रतिमूर्तियों को यहां पे छोड़ के चले गए और वो उसी तरह से अत्याचार कर रहे हैं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उस कुर्सी पे बैठ के जाने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं। उनके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की आत्माएं प्रवेश की हैं। जैसे वो अत्याचार करते थे, ऐसे ये अत्याचार करते हैं। गरीबों की आवाज सुनने के लिए ना उनके पास समय था, ना इनके पास कोई समय है। ये उद्योगपतियों की सरकारें शुरू से लेके, चाहे वो नेहरू जी के जमाने से लेके कह दीजिए या मोदी जी के जमाने तक, कुछ चंद उद्योगपति, पूंजीपति देश की इकोनॉमी पे कब्जा करके बैठे हैं, देश की न्यायपालिका पे कब्जा करके बैठे हैं, देश की विधायिका पे कब्जा करके बैठे हैं और पत्रकारिता जिसको हम चौथा स्तंभ करते हैं उसको भी कब्जा करके बैठे हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला। आज न्याय नहीं मिल रहा है। हम 14 दिन से जंतर मंतर पे, आपने देखा, कवरेज किया है कि हम जब दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने परमिशन के लिए ग्रांटेड 3 दिन के लिए जबरदस्ती कटवाया जाता है और मुझे 2 घंटे के लिए परमिशन देने की बात कही जाती है। बड़ी मेहनत की बात। देश में वो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का कि हमको जबरदस्ती 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए कि आप शांतिपूर्वक कर लो। सांसें शायद मिटने लगी हैं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहने की, खत्म से है। कुछ दिन बाद ये जो हाथों में आप अपने माइक और कैमरे लेकर के पीछे घूम रहे हैं, कुछ साथियों को आने वाले दिन में मुझे लगता है कि वो पूरे के पूरे तरह बैन कर दिए जाएंगे कि आप अपनी खबर सरकार के विरुद्ध नहीं दिखा सकते, आप कोई जनमीन बात नहीं दिखा सकते। चापलूसी करना हो, चाटुकाराई करना हो, जिंदाबाद करना, वो भी सरकार का, तो आइए, अन्यथा आपके कैमरे नहीं चलने दिए जाएंगे। युग का समय है, परिवर्तन का समय है। मैं पत्रकार साथियों से भी यह बात कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए, जो हाथों में आप ये मोबाइल आज सोशल मीडिया के साथ खड़े होकर के एक माध्यम बनाए है ना कि देश और गरीब जनता की आवाज आप तक पहुंच जाए, ये आवाज भी आपसे छीन लिए जाने वाली है। आपको भी सचेत रहना चाहिए, आपको भी इस क्रांति युग में साथ खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो जिसके पीछे बड़े उद्योगपतियों का हाथ नहीं रहेगा ना, वो उनकी माइक और उनकी कलम छीन ली जाएगी। तो इस नाते मैं भी कह रहा हूं कि देश में वो सभी लोग आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अपने इन दर्दों के साथ देश की सरकारों से कहने जा रहे हैं कि 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं का भुगतान कर दो मोदी जी। शासन सत्ता भले आपकी है, लेकिन देश के रूलर से लेकर के समाज के प्रत्येक पढ़े लिखे लोगों का आगमन इधर हो रहा। अभी देखिए ना, आप कैमरा घुमाइए, हमारे बड़े भाई साहब जो है पूना से आ गए हैं, पूना से अपने पैसे के भुगतान के लिए आ गए हैं, उनको पैसे चाहिए। ऐसे ना जाने कितने साथी
अपने पैसे के भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जिसको भी मिल रही है सूचना वो आ रहा है रामलीला मैदान। 10 तारीख इतिहास रचने वाले हैं हम सब। सरकार को लग रहा, सहारा प्रबंधन तंत्र को लग रहा, या तमाम उन लोगों को लग रहा कि आंदोलन में ये चंद क्रांतिकारी साथी हैं। समय आने दीजिए। मैं जुल्म कर लो कितना भी, हिसाब होगा जरूर। अगर नहीं समझे तो इंकलाब होगा जरूर। इंकलाब होगा जरूर, ये क्रांतिकारी महिला की आवाज है। तो मैं कह रहा था कि यहां से बोल रहा है, हमारे साथी यहां से नहीं बोल रहे, और जो यहां से बोल रहे हैं वो ध्यान सुन ले, यहां से बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान की तरफ निकले हैं हम सब। ये लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं और अपने परिवार से कह के आए हैं कि अगर जिंदा रहा तो आपके पास आऊंगा, मर जाऊंगा तो इन सभी लोगों के नाम कुर्बान होके जाऊंगा। क्रांति जिंदाबाद। तो याद सुन लो, क्रांति जिंदाबाद। कान खोल के सुन लो, क्रांति जिंदाबाद। कि जिंदा रहा तो हिसाब बराबर का करूंगा। अगर देश के निवेशकों के साथ गद्दारी करते हुए सहारा प्रबंधन तंत्र के शामिल लोग, भारत की सरकार में शामिल लोग, विपक्ष के लोग, साथ खड़े होने वाले लोग, राजनीतिक पार्टियों पर आडंबर बनाने वाले लोग अगर आंदोलनकारियों की मदद करते नजर नहीं आएंगे तो ये जनता है जनाब, निकलेगी तो कोहराम मचा देगी, कोहराम मचा देगी। संदेश के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब पहले दिन कदम रखे थे तो ही संकल्प ले लिया था। निश्चित तौर पे ये विजन और लक्ष्य को जीत के ही वापस जाना है। जिस जगह से यह महसूस होगा कि आंदोलन को कमजोर करने वाले अराजक तत्वों की भूमिका कड़ी है, उसके फन कुचल दिए जाएंगे। फन, ये घमंड में मत रहिएगा कि हम देख नहीं रहे हैं। एक तीसरी ताकत है जो ईश्वर की ताकत है, वो सबको देख रही है और वही इस आंदोलन को संचालित कर रही है। धन्यवाद।